बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक करना है वो है वेदरिंग एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले वेदरिंग की डेफिनेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ। द डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स बाय डिफरेंट केमिकल मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। यानी रॉक्स का डिसइंटीग्रेट होना या डिकम्पोज होने का मतलब ये है कि रॉक्स में जो हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और जब मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से रॉक्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार होती हैं, रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं, तो इस प्रोसेस को जो है वो हम अम्ल फरसूदगी या वेदरिंग जो है वो कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में ही 3 मेजर स्टेप्स बताए गए हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। यानी ये 3 प्रोसेस हैं जिसकी वजह से जो है रॉक्स डिसइंटीग्रेट्स होती हैं या वेदर्ड होती हैं या टूट फूट का शिकार होती हैं। तो यही 3 जो हैं वो फिर फर्दर इसकी काइंड्स जो हैं वो बना दी गई हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर जो वेदरिंग की टाइप्स लिखी हुई हैं वो यही 3 हैं। वेदरिंग जो है वो तबई या मैकानिकी फरसूदगी, कीमियाई फरसूदगी और हयातियाती फरसूदगी, और फिर आगे जो है वो इनकी डिटेल जो है वो बताई गई है। अब जो इसमें मैकेनिकल फरसूदगी है या जो जिसको हम फ़िज़िकल वेदरिंग कहते हैं, ओवरऑल या वेदरिंग को थोड़ा सा मैं पहले डिस्क्राइब कर देती हूँ कि फरसूदगी का अमल जो होता है ये बहुत वसी पैमाने पर ज़मीन के ऊपर जो है वो पाया जाता है। जितनी भी ज़मीन के ऊपर लैंड फॉर्म्स हैं, जिसमें आपके पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, आपके जो है वो मैदान, ये सारे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़मीन के ऊपर जितनी भी लैंड फॉर्म्स की सूरत में पाई जाती हैं, इसमें नेचुरल लैंड फॉर्म्स भी आ जाते हैं और ह्यूमन मेड लैंड फॉर्म्स भी आ जाते हैं। मतलब मसलन मुख्तलिफ़ इमारतें, मकबरे, मज़ारात, मुजस्मे, चट्टानें, पहाड़, यानी हर चीज़ इसमें जो हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। वादियाँ, चट्टानी तोदे, जो भी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ़ लैंड फॉर्म्स हैं, इनके ऊपर ज़मीन पर ही मौजूद मुख्तलिफ़ एजेंट्स, जिनको हम डेनुडेशन एजेंट्स कहते हैं, जिनका पीछे भी मैंने आपके साथ ज़िक्र किया है, जिनको हम जो है वो उर्दू में कहते हैं अवामिल किस्स और रिख्त, जिसमें हर जो है वो पानी, हवा, ग्लेशियर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। ये सारी जो फैक्टर्स हैं, ये ज़मीन के ऊपर पाई जाने वाली ये मुख्तलिफ़ जो लैंड फॉर्म्स हैं, इनको खुरचते, तोड़ते, फोड़ते और इनको तबाह व बर्बाद करते हैं। तो ज़मीन के ऊपर ये जितनी भी लैंड फॉर्म्स बनी हुई हैं, टेम्परेचर इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसमें जो है जी आपका पाला, बारिश, पानी, हवा, दरिया, ग्लेशियर, समुद्री लहरें, ये तमाम जो हैं ये बहुत अहम रोल करती हैं ज़मीन पर बनी हुई इन लैंड फॉर्म्स को तबाह करने में, इनको वेदर्ड करने में। जो ये आपका टॉपिक है, इसमें हम जो ख़ास तौर पे वेदरिंग को जो हम पढ़ रहे हैं वो हम रॉक्स की डिकम्पोजिशन और डिके के हवाले से पढ़ रहे हैं कि डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स बाय डिफरेंट केमिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हमारा मेन फोकस जो है वो यहाँ पर रॉक्स ही होगा, यानी ज़मीन की क्रस्ट जो कि मुख्तलिफ़ मैटर से मिलकर बनी है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। तो उसमें जो पाई जाने वाली रॉक्स हैं वो कैसे डिसइंटीग्रेट होती हैं, तो इसको जो है वो हम डिटेल से जो है वो करेंगे इसमें। अब इसमें सबसे पहले आपकी आ जाती है वेदरिंग में जो पहली टाइप है वो है मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग से मुराद क्या होगा कि चट्टानों का टूटना फूटना या उनका डिके बाय डिफरेंट मैकेनिकल प्रोसेसेस। मैकेनिकल प्रोसेसेस का मतलब इधर ये आएगा कि जो कुदरती अवामल हैं उनके ज़रिए से जब चट्टानें टूट फूट का शिकार होती हैं तो उसको हम मैकेनिकल वेदरिंग या मैकानिकी अम्ल फरसूदगी कहते हैं। इस तरीके से चट्टानें टूट जाती हैं, छोटे पार्टिकल्स में या रेज़ा हो जाती हैं, लेकिन उनमें कोई भी कीमियाई तब्दीली रूनुमा नहीं होती। अगर कोई लाइम स्टोन की रॉक है तो वो फरसूदा होकर भी लाइम स्टोन की ही रहती है। अगर वो कोई क्ले की है तो वो क्ले की ही रहेगी। ग्रेनाइट की रॉक ग्रेनाइट की ही रहेगी। इसमें कोई भी जो केमिकल चेंज है रॉक की कॉम्पोजिशन वो नहीं बदलती, सिर्फ वो वेदर्ड होती है।
अब ये मुख्तलिफ ये देखें इधर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से ये होता है, जिसमें नंबर 1 पर है पाले का अमल, फैलने और सिकुड़ने का अमल, पानी से बर्फ़ का जमना, नमकियाती कलमों का अमल, पानी, हवा, ग्लेशियर का अमल, पथरेज़ी और दीगर हवा अमल। ये सारी फर्दर मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए से रॉक जो है वो तबई तरीके से डिसइंटीग्रेट होती है। इनको अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे पहले है फ्रॉस्ट एक्शन, जिसको हम पाले का अमल कहते हैं। अब पाले का अमल कहाँ पर सर अंजाम पाता है? पाले का अमल वहाँ पर होगा जो कि सर्द और मोतदिल इलाकों वाले जो हैं वो लैंड फॉर्म्स है, यानी वो लैंड फॉर्म्स जो कि या वो रॉक्स जो कि सर्द और मोतदिल इलाकों में पाई जाती हैं। उनमें क्या होता है कि दिन के वक्त अगर बारिश हुई है या रात को, जैसे सर्द और मोतदिल इलाकों में रात को जैसे पाला पड़ता है जिसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं। पाला क्या होता है? क्रिस्टल्स ऑफ स्नोफ्लेक्स। तो ये जब पाला पड़ता है तो दिन में यही जो पाले के ज़रात होते हैं ये मेल्ट हो जाते हैं और दर्जों और दरारों में दूर तक जो हैं वो चले जाते हैं। रात को जब अगेन उन इलाकों का टेम्परेचर कम होता है तो ये जो पाला पानी में कन्वर्ट हो गया होता है, ये बर्फ़ की कलमों की सूरत इख्तियार कर लेता है और बर्फ़ की कलमें जो हैं वो इन दर्जों और दरारों में अंदर जाकर ज़्यादा ज़ोर और प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जिससे बड़े बड़े पहाड़ों में जो हैं वो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और यही क्रैक्स बड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता मेन पहाड़ से अलहदा हो जाते हैं और बड़े बड़े चट्टानी तोदे जो हैं वो अलग होने के बाद बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो डिसइंटीग्रेट जो हैं वो हो जाते हैं, टूट फूट का शिकार जो है वो हो जाते हैं। ये देखें, ये आपकी बुक में ही एक डायग्राम है जिसमें ये देखें, ये एक दरार दिखाई हुई है कि कैसे इसमें जो है वो पानी जो है वो चला जाता है और फिर ये बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर लेता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है तो क्रैक्स, कितने कितने बड़े क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। ये ग्रेनाइट की एक चट्टान का हिस्सा दिखाया गया है जो बहुत सख्त चट्टान होती है, लेकिन देखें इसमें भी क्रैक्स जो हैं वो इस अमल से पैदा हो गए हैं। अब दूसरा है फैलने और सिकुड़ने का अमल। फैलने और सिकुड़ने का अमल हम इसको कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। डिफरेंस यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के डिफरेंस की वजह से भी चट्टानें टूट फूट का शिकार होती हैं। इससे मुराद ये है कि वो इलाके जिस तरह के सहराई इलाके जहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत सर्दी होती है, तो ऐसे इलाकों में क्या होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से चट्टानों में मौजूद मवाद फैलता है और रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से वही मवाद सिकुड़ता है। तो इस तरह से मुसलसल फैलने और सिकुड़ने के अमल की वजह से चट्टानों में बड़ी बड़ी दर्जें और दरारें बन जाती हैं और वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसके बाद है सॉल्ट क्रिस्टल्स। सॉल्ट क्रिस्टल्स में ये प्रोसेस उन इलाकों में होता है जो ज़्यादातर जो हैं वो खुश्क इलाके हैं। इन इलाकों में कैपिलरी एक्शन की वजह से चट्टानों में जो है वो ज़मीन दोस्त पानी जो है वो दर्जों दरारों में आ जाता है, वहाँ से अमले तबहीर की वजह से पानी एवेपोरेट हो जाता है और सिर्फ सॉल्ट क्रिस्टल जो हैं वो बच जाते हैं। ये सॉल्ट क्रिस्टल जो हैं वो चट्टानों के में जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, चट्टानों के सुराहों में ये कलमी शक्ल में नमूदार होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसके बाद है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन को हम कहते हैं परतरेसी। परतरेसी में क्या होता है कि जिस तरह से इसको हम अनियन लाइक वेदरिंग भी कहते हैं, जिस तरह से आप एक अनियन को छीलते हैं तो उसके बड़े बड़े से परत ऊपर से उतर जाते हैं और एंड में पूरे के पूरे अनियन में से कुछ भी नहीं बचता, तो इसी तरह से मुसलसल फैलने और सिकुड़ने के अमल में बाज़ औक़ात चट्टानों की बलाई हिस्सों और ज़ेरी हिस्सों की तहों में एक दबाव सा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े परतों की सूरत में जो हैं वो प्याज के छिलकों या परतों की सूरत में उनकी तहें जो हैं वो उखड़ जाती हैं और इस तरह से जो है वो बड़े बड़े जो हैं वो क्रैक्स डेवलप होने से चट्टानें फरसूदा हो जाती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल इन्होंने संगे मरमर की चट्टानें दी हुई हैं कि ख़ास तौर पर ग्रेनाइट और संगे मरमर की चट्टानें इस प्रोसेस से जो है वो मुतासर होती हैं और इससे जो है वो ऐसे एक्सफोलिएशन डोम्स भी इस प्रोसेस को कहते हैं। कैलिफोर्निया में यूसी माइट और ब्राज़ील में
जो है वो ऐसी आपको गुंबद नुमा चोटियाँ नज़र आती हैं जो कि एक्सफोलिएशन की वजह से मार्ज़ वजूद में आई हैं। इसके बाद है जी मड स्लैपिंग। मड स्लैपिंग का मतलब होता है कि वो इलाके जहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है तो वहाँ पर पानी जो है वो एक दूसरे मवाद के साथ मिलकर कीचड़ की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है और ये नशेबी इलाकों में जो है वो तहनशीन हो जाता है। बाद में अमले तबहीर से पानी उड़ जाता है और जो सियाल मिट्टी का मवाद होता है वो बड़े बड़े शगाफों में फट जाता है और इससे जो है वो चट्टानों के ज़रात भी टूट कर मज़ीद छोटे छोटे हो जाते हैं। ये डायग्राम जो है वो मड स्लैपिंग की जो है वो दी हुई है। पानी, ग्लेशियर और हवा का अमल। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, एक्शन ऑफ द विंड, वाटर एंड ग्लेशियर, तो ये तीनों चीज़ें भी जो हैं वो अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को तोड़ती फोड़ती और अपने साथ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जो है वो जाती हैं। ये तीनों जो हैं वो डेनुडेशन प्रोसेस कहलाते हैं और ज़मीन के ऊपर जो है बहुत सी ऐसी रॉक्स हैं और उन रॉक में मौजूद बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो कि पानी के साथ जो है वो खल पज़ीर हो जाता है या हवा के साथ उड़ जाता है या ग्लेशियर भी उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का बायस बनते हैं। इसके बाद आ जाती है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हम उस वेदरिंग को कहते हैं जिसमें रॉक्स का डिके होता है और साथ केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी चेंज होती है। यानी इट इज़ the decay of the rocks under the influence of different chemical processes and action is called the chemical weathering। अब केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि रॉक्स की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो ही बदल जाती है। एक हार्ड रॉक जो है वो सॉफ्ट रॉक में बदल जाती है और आखिरकार फिर वो फरसूदा होकर रेज़ा रेज़ा होकर टूट जाती है। ये प्रोसेस भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। इसमें सबसे पहले ये आपकी बुक में हाइड्रोलिसिस है जिसको आपाशिदगी कहते हैं। अब इसमें ये एक फार्मूला दिया गया है। ये एक रॉक है जिसको हम फेल्सपॉर की रॉक कहते हैं, KALSI3O8 इसका फार्मूला है। इसके साथ जब पानी का अमल होता है तो इसमें से ये हिस्सा अलहदा हो जाता है और पानी इसमें से पोटेशियम को लेकर अलहदा हो जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलहदा हो जाता है और ये जो फेल्सपार की रॉक है ये चिकनी मिट्टी में जो है वो बदल जाती है। अब फेल्सपार एक हार्ड रॉक है जबकि चिकनी मिट्टी जो है वो एक सॉफ्ट रॉक है। तो इस तरह से हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक में बदल जाती है और फिर ये दूसरे अवामल इसको आराम से जो है वो फरसूदा जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद ये आ जाता है आपका आबीदगी, हाइड्रेशन में भी जो है वो पानी इन्वॉल्व है। इसमें पानी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जज़ब होता है, यानी ये प्रोसेस पानी के जज़ब होने से सर अंजाम पाता है। ये एक फार्मूला है जिसमें हेमाटाइट एक रॉक है, इसमें पानी एब्जॉर्ब हुआ और ये लेमोनाइट में बदल गई। हेमाटाइट एक हार्ड रॉक है और ये सॉफ्ट रॉक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व होती है और ये अमल जो है ये ऑक्सीजन और पानी, बारिश का पानी जो है वो आपस में मिलते हैं जिससे जो है वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। यानी पानी का फार्मूला जो है वो H2 है। तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके साथ मिलती है, वो कार्बोनेशन होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर अमल करती है। मिसाल के तौर पर जिन चीज़ों में लोहे के ज़रात आयरन कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं, हवा में मौजूद ऑक्सीजन उनके साथ अमल करती है तो उनको ज़ंग आलूद कर देती है। जैसे आप एक एप्पल काट के रखते हो तो थोड़ी देर बाद वो काला हो जाता है। उसके काले होने की यही वजह होती है कि उसमें आयरन मौजूद होता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन उसके साथ अमल करती है और उसको ज़ंग आलूद कर देती है। तो वो चट्टानें जिनमें आयरन ऑक्साइड के ज़रा ज़्यादा पाए जाते हैं या कंपाउंड ऑफ आयरन जो है वो ज़्यादा होता है तो उनमें जो है ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो है वो चट्टानें ज़ंग आलूद जो है वो हो जाती हैं। यानी ये इसमें चट्टानें ज़ंग आलूद हो जाती हैं और ज़ंग आलूद होकर वो रेज़ा रेज़ा हो जाती हैं। इसके बाद जो है वो कार्बोनेशन आ जाता है। कार्बोनेशन में हवा में मौजूद पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करता है, कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। कार्बोनिक एसिड जो है वो एक तेज़ाबी हैसियत रखता है और ये तेज़ाबी हैसियत रखने वाला पानी जब मुख्तलिफ़ चट्टानों पर पड़ता है तो उनको जो है वो ज़ंग आलूद जो है वो कर देता है और उनको ख़राब कर देता है जिससे रॉक्स जो है वो टूट जाती हैं। सॉल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, ये हाल पजीरी है कि बहुत से मरकबात ऐसे होते हैं
जो पानी के साथ हल हो जाते हैं और फिर चट्टानें जो हैं वो उसमें से बहुत सा मटीरियल पानी के साथ हल होकर बह निकलता है। नतीजे के तौर पर चट्टानों में बहुत बड़ी बड़ी दर्जे और दरारें बन जाती हैं और फिर वो चट्टानें आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। डिसिलिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सिलिका फ्राम द रॉक, यानी मुख्तलिफ जो रॉक्स में एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें सिलिका जो है वो आज की चट्टानों में पाए जाने वाला एक अहम किस्म का जो है वो समझ ले के एक एलिमेंट है। और जब कभी सिलिका किसी चट्टानों से निकल जाता है तो वो चट्टानें फरसूदा जो हैं वो हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम डिसिलिकेशन जो है वो कहते हैं। इसके बाद आ जाती है बायोलॉजिकल वेदरिंग में होता है डिके ऑफ रॉक्स अंडर द फिज़िकल एंड केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ वेजिटेशन यानी फ्लोरा एंड एनिमल्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग, यानी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की वजह से चट्टानों का रेज़ा रेज़ा होकर टूटना फूटना। इसमें जो है वो नबातात और जानवर और इंसान, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब एक्शन ऑफ फौना एंड फ्लोरा किस तरह से होता है, ये आपके सामने डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि जब दरख्त बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा ये इतनी डीप हो जाती हैं कि ये रॉक्स में बहुत दूर तक जो हैं वो चली जाती हैं और उनमें क्रैक्स डेवलप कर देती हैं, जिससे वो क्रैक्स आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं और वो रॉक्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाती हैं। जानवर इस तरह से रोल प्ले करते हैं कि जो बोरिंग एनिमल्स होते हैं जो बिल खोदते हैं, जैसे खरगोश, चींटियाँ और इसी तरह से बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो बिल खोद कर जो हैं वो रहते हैं, तो वो भी रॉक्स को खोखला कर देते हैं और इन बोरिंग एनिमल्स की वजह से चट्टानें आहिस्ता आहिस्ता फरसूदा हो जाती हैं। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से इन्वॉल्व हैं कि इंसान जो है बहुत सी ऐसी सरगर्मियाँ अपनाता है जिससे रॉक्स जो हैं डिसइंटीग्रेट होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, मिसाल के तौर पर सड़कों का तमीर करना, कानकनी के ज़रिए से रॉक्स में को जो है वो क्रैक्स डेवलप करना, सुरंगें बनाना, रेलवे और सड़कों को बचाना, और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स वगैरह, रेलवे टनल्स, सड़कें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चट्टानों को खोखला करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनको जो है वो डिसइंटीग्रेट करती हैं और बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो इससे डिसइंटीग्रेट जो हैं वो हो जाते हैं। अब जैसे ये आपकी बुक में कुछ एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ती हूँ कि आजकल जो है वो सनतो हुर्फत की तरक्की, अद्वियात, कीड़े मार जहरों के इस्तेमाल, खादों के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से जो है वो हवा, पानी और ज़रिए ज़मीनें आलूदगी का जो है वो शिकार हो रही हैं। ये जो पोल्यूटेड लिटर्स होते हैं ये भी चट्टानों के साथ जो है वो मुख्तलिफ उनमें पाए जाने वाले ज़रात के साथ कीमियाई रिएक्शन करते हैं, जिससे जो है वो चट्टानों में बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप होते हैं और वो जो है डिसइंटीग्रेट जो है वो हो जाती हैं। तो ये तमाम ऐसे अवामल हैं जिसकी वजह से चट्टानें जो हैं वो टूट फूट का शिकार जो हैं वो होती हैं। तो ये आपको मैंने पूरे का पूरा जो है वो आज फरसूदगी के बारे में जो है वो बताया है कि अमले फरसूदगी से मुराद ये होता है चट्टानों का टूट फूट का शिकार होना और फरसूदा होना, और फरसूदा होकर जो है उस मवाद का फिर ज़मीन बोझ हो जाना समझे। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। कोई इसके बारे में आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन करके पूछ भी सकती हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।